हेलो एवरीवन, आ गए हम और एक वीडियो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर लेकर के। पिछले वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स स्फेरिकल मिरर और उसके आगे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने आसपास के जितने भी डिस्टरबेंस हैं उससे आप दूर हो जाइए और एकांत में बैठ करके वीडियो को देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर, ये आपके लिए एक बहुत ही न्यू टॉपिक है। स्फेरिकल मिरर के नाम से ही क्लियर है कि ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए वो स्फेरिकल होनी चाहिए, मतलब गोलाकार होनी चाहिए। ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अभी इस मिरर बनता कैसे है? तो इस मिरर को बनाने के लिए हम स्फेयर से ही बनाते हैं। मान लीजिए हम एक स्फेयर ले लिए, ठीक, और उसको ऐसे हम परपेंडिकुलरली ऐसे काट लिए। तो काटने के बाद क्या होगा, हमको इस तरह का एक शेप मिलेगा, इस तरह का, ठीक। अब अगर हम इसके एक सरफेस पे अगर सिल्वर्ड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये एक मिरर बन जाएगा, ठीक। और ऐसे इसी मिरर को ही हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। देखिए कॉनकेव मिरर क्या होती है? ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर, सच स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज इनवर्ड, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो अगर वो अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ, मतलब इस अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मतलब जो लाइट रेज हो यहां से टकरा करके रिफ्लेक्ट करे, ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए ध्यान से, अगर इसको याद करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए केव, केव मीन्स होता है गुफा। तो अगर आप अंदर की तरफ घुसते हैं तो उस समय जो मिरर आपकी बनेगी, ये वाली मिरर, इस मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। रिफ्लेक्शन इसके अंदर वाले सरफेस से होती है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी इनवर्ड होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो ऐसे मिरर, स्फेरिकल मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ यानी कि बल्जिंग साइड में हो, जिस तरफ उभरा हुआ होता है, अगर उस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक। यहाँ पे देखिए जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग है, उभरा हुआ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और इसके अंदर की तरफ हम लोग शेडेड कर दे रहे हैं, ठीक। तो इससे पता चलेगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी बाहर की ओर है, ठीक। तो ये मिरर कौन सी मिरर हो जाएगी आपकी? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। मान लीजिए यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर है, ठीक। इसके बाहर की तरफ हम लोग शेडेड कर दे रहे हैं, जिससे अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। अब इसके जो सबसे मिड में जो पॉइंट होती है मिरर का, जो मिरर आपका है, इस मिरर के जो मिड पॉइंट होती है उस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। सबसे पहले पोल, पोल क्या होती है? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिड, जो मिरर का मिड पॉइंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोल। और इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, ये किसी स्फेयर का ही तो पार्ट है। तो उस स्फेयर में जो सेंटर रहा होगा वो सेंटर
इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इस देखिए ये किसी भी स्फेयर का एक पार्ट है, तो इसका जो सेंटर होता है वो स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं सी से। और ये क्या होती है, ये जिस स्फेयर का ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है उसका जो सेंटर होती है वही होती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम इस पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दें, इसके थ्रू पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर कोई लाइन ज्वाइन कर दें, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जहां से लाइन कोई पास कर रही होती है, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा आप ध्यान दीजिए, ये जो स्फेयर है इसमें रेडियस भी होगा, और रेडियस की जो डिस्टेंस, रेडियस कितना होगा पता है आपको, P से लेकर C तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी, क्योंकि ये सेंटर है और इसके सरफेस पे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है रेडियस। तो जिस स्फेयर का ये पार्ट है से आपका स्फेरिकल मिरर, उसकी जो रेडियस है उस रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेयर का ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है उसका जो रेडियस है उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया। इसके बाद आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, आइए उसके बारे में समझते हैं। जो लास्ट इसके बाद जो टर्म आएगा वो आएगा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, इन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक आपके पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल लाइट रेज आए, कोई पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइट रेज आती है, तो लाइट रेज जब यहाँ आएगी तो यहाँ इस सरफेस से टकराएगी, और जब इस रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऐसे पास करेगा। ठीक है, ऐसे आया था, ऐसे यहाँ से पास कर गया। सिंपली ऐसे आप यहाँ जो टकराएगा तो इसको इस टकराने के बाद इधर ऐसे पास करेगा। ठीक, तो ऐसे जितने भी लाइट रेज होते हैं वो सब के सब एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं एट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पर जितने भी पैरेलल रेज होती हैं वो आकर के इंटरसेक्ट करती हैं, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और इसको डिनोट करते हैं F से। ठीक, प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या है, व्हेन नंबर ऑफ लाइट रेज कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through a single point, it passes through a single point and intersects the principal axis. This point is called focus. जिस पॉइंट पर एक प्रिंसिपल एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। जितने भी पैरेलल लाइट रेज आएंगे, जैसे ये मान लीजिए पैरेलल है, ये सब कहां से जाएंगी, इंटरसेक्ट कहां पे आगे करेंगी, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट करती हैं, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक, अगर मान लीजिए कौन आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो लाइट रेज ऐसे पैरेलल आएंगी, ऐसे पैरेलल आती हैं ऐसे,
ऐसे पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आने के बाद क्या होती हैं, ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाती है, क्योंकि ये अंदर आ नहीं पाए, क्योंकि अंदर साइडेड है। तो लाइट रेज जो है वो जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की आ रही हैं, वो लाइट रेज यहाँ से टकरा करके यहाँ से इधर तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि ये किसी एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं। ये अपीयर हो रहा है कि किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, और इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं फोकस। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ से लाइट रेज ऐसे आ रही हैं तो टकरा के ऐसे वापस लौट जाएंगी, लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से आ रही है, और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो व्हेन light rays incident parallel to the principal axis after reflection it appeared to come from a point on the principal axis. This point is called focus of convex mirror, और ये है focus of concave mirror। इसमें क्या होती है, इसमें वास्तव में रियल में यहाँ पे एक पॉइंट मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसमें क्या होती है, अपीयर होता है कि किसी एक पॉइंट से आ रही है। ठीक, तो इसमें जो फोकस होती है, ये फोकस जो होती है वर्चुअल यहाँ पे राइट साइड में होती है। ठीक, और इसमें मतलब साफ साफ दिखाई देता है रियल में कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आकर के सारे रेज इकट्ठा हो जा रहे हैं। जैसे आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे एक आप मिरर ले लीजिए और सन के डायरेक्टली में आप उसको लगा दीजिए, तो आप देखिए उसके पीछे एक पेपर रख दीजिए, पेपर, तो पेपर पे जितने लाइट रेज हैं अगर कंसंट्रेटेड इकट्ठा हो जाती हैं, और देखते हैं कि पेपर वो क्या होती है, जल जाती है। ठीक, अगर आप एक कॉनकेव मिरर ले लें, और कॉनकेव मिरर लेने के बाद वहां उस पे लाइट रेज जितनी भी हैं डायरेक्टली इंसिडेंट हो, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पेपर पे, अगर किसी सीट पेपर पे आ रही हैं, तो वो सीट पेपर क्या होती है, कुछ समय बाद वो जल जाती है। क्यों जल जाती है, क्योंकि जितने भी लाइट रेज होती हैं वो सब एक ही पॉइंट पे आके कंसंट्रेट हो जाती हैं, और कंसंट्रेट हो करके जहां पेपर पर उसको धीरे धीरे क्या करके मतलब गर्म होके वो जला देती हैं। ठीक, तो इस तरह से जो ये आपका कॉनकेव मिरर होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर होती है। कौन सी मिरर होती है, कन्वर्जिंग मिरर। इसे कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जितने भी पैरेलल रेज होती हैं ये सबको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है, तो इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ये देखिए, ये सारे मिरर को क्या करते हैं, सारे जो लाइट रेज होती हैं जो पैरेलल इंसिडेंट होती हैं कॉन्वेक्स मिरर के, उन सबको ये डाइवर्ट कर देती है। देखिए ये डाइवर्ट कर दे रही है, मतलब सभी को फैला देती है, इसे इसीलिए डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्योंकि ये क्या करती है, जितने पैरेलल रेज आती हैं इन सबको क्या कर देती है, डाइवर्ट कर देती है, स्प्रेड कर देती है। ठीक, तो ये डाइवर्जिंग मिरर। देखिए, तो आपने समझा कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस, और कॉनकेव मिरर में फोकस क्या होती है। जब कोई भी लाइट रेज पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो आती हुई मतलब या तो किसी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, या किसी एक पॉइंट पे जाके इकट्ठा हो जाती है। जब आती हुई प्रतीत हो रही है तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर है, जब एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो रही होती है तो उसमें वो कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो जिस पॉइंट पे इकट्ठा होती है या जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, वही पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो ये है प्रिंसिपल फोकस। ये देखिए, पहले ये पोल, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे होती है आपकी फोकस। ठीक, ये फोकस है। जितने भी लाइट रेज ऐसे पैरेलल आती हैं वो सारी लाइट रेज कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो आपका 6th टर्म होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल से लेकर के जो फोकस तक की डिस्टेंस होती है, पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है
वो हमेशा हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट यानी यहाँ पे होता है। जिस तरफ इसका मुंह कर्व होगा उसी तरफ इसका फोकस भी होगा और उसी तरफ क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। ठीक, जिस तरफ ये मुड़ा होगा, जिस तरफ स्फीयर बनेगा उसी तरफ फोकस भी होगा, उसी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए ये इस तरफ मुड़ा है तो इसका फोकस इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। ठीक, इसका राइट साइड में फोकस होता है, इसका लेफ्ट साइड में फोकस होता है। ठीक, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे बोलेंगे फोकल लेंथ। ऐसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ, पी से लेकर एफ तक का, मतलब पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको समझते हैं अपर्चर। जो नेक्स्ट टर्म है अपर्चर। अपर्चर क्या होती है? देखिए जो मिरर है, मिरर यहां से लेकर यहां तक है, यहां से यहां तक का जो डायमीटर होता है, जैसे मान लीजिए ये मिरर एम और ये एन है। ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डायमीटर होता है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होती है, इसी डायमीटर को ही हम लोग बोलते हैं अपर्चर। यहां से यहां तक, जहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी होती है किसी भी मिरर की, स्फेरिकल मिरर की, जहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसी वहां तक की पूरी सरफेस का जो डायमीटर होता है, इसी डायमीटर को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ठीक, यहाँ पे जो mn है वो क्या है, अपर्चर है। ठीक, देखिए हम लोग इस क्लास 10th में केवल उन्हीं मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी अपर्चर बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल, मतलब अपर्चर बहुत छोटी, बहुत छोटी। ऐसे मिरर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आर, मतलब पोल से लेकर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। फोकल लेंथ का क्या होता है, ट्वाइस। मतलब ये जो फोकल लेंथ होती है ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम ठीक बीच में होती है। ठीक, यहां से यहां तक VF होती है, यहां से यहां तक VF होती है, तो F और F 2F मिलकर के बनाते हैं R। मतलब जो यहां से यहां तक का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर मान लीजिए यहाँ C है तो P से लेकर जो C तक का डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की ट्वाइस होती है, दोगुनी होती है। ठीक, लेकिन ये स्मॉल अपर्चर के लिए, और 90% केस में आपका स्मॉल अपर्चर ही क्लास 10th में होता है। 90 क्या 95% तक स्मॉल अपर्चर के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसी फॉर्मूला को याद रखेंगे, R = 2F। ठीक, इसका प्रूफ देख लेते हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में देख लेंगे, लास्ट में आप कॉन्वेक्स मिरर का अगर आप खुद कर पाएंगे तो खुद कर लीजिएगा, नहीं तो हम फिर से उसको बताएंगे। ठीक, कॉनकेव मिरर में देखिए किस तरह से R = 2F प्रूव करते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये हमेशा और हमेशा इसके सरफेस के नॉर्मल होती है। ये जो स्फेरिकल मिरर होती है, इस मिरर के जो सरफेस है, इस सरफेस की हमेशा नॉर्मल में होती है प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा नॉर्मल होती है। ठीक, तो मान लीजिए कोई ऐसे पैरेलल रेस ऐसे आ रही है, तो पहले ऐसे आने के बाद यहाँ मान लीजिए C है, यहाँ पे F है, तो ये पैरेलल जो रेज होती हैं वो कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाती हैं। आपको पता है जो भी पैरेलल रेज होती हैं, मान लीजिए A है, ये B है, ये पैरेलल रेज AB आकर यहाँ टकराई इस B पॉइंट पर, और B पर टकराने के बाद ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। आपको पता ही है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको पता है, या ध्यान दीजिएगा, इस सरफेस पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है इस सरफेस पर, तो आप क्या करेंगे, सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इस B पॉइंट को मिला लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इस सरफेस पे नॉर्मल है। इस सरफेस पे क्या है, नॉर्मल, ये है पोल। ठीक, ये इसको हम एंस दिखा देते हैं, ये नॉर्मल होती है। अगर आप किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट को मिला लीजिए। ठीक,
अच्छा, अब ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आपकी पास कर रही है ऐसे जाकर के, ठीक। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल आपका आई हो जाएगा, क्योंकि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। ये इंसिडेंट एंगल आई है, ठीक। और अगर ये एंगल आई है और तो ये एंगल आपका हो जाएगा आर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक। क्योंकि ये नॉर्मल है, बीच में ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक, रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, आपको पता है ये दोनों रेस पैरेलल हैं, जो पैरेलल है तो जो एंगल ये आई है वो आई यहाँ पे भी होगा कि नहीं होगा, आई ये भी ये इसके इक्वल हो जाएगा, कि दो राइट रेस अगर पैरेलल होती हैं तो ये एंगल जो होता है इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक, अल्टरनेट एंगल। तो ये आई एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम इन ट्रायंगल BCF ध्यान दीजिए, ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। क्यों? आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होती है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होती है, मतलब आई तो आर के इक्वल होती है ना हमेशा, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आई और आर इक्वल है तो अगर मान लीजिए ये एंगल इस एंगल की इक्वल है तो ये साइड इस साइड की इक्वल होती है। आपको पता होगा कि अगर ये एंगल इस एंगल की इक्वल है तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक। ये एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। तो आप कह सकते हैं जो CF है वो BF के इक्वल है, यानी CF इज इक्वल टू BF, ठीक। अब मान लीजिए आपको पता है कि ये स्मॉल अपर्चर के लिए, जब स्मॉल अपर्चर होगा, बहुत छोटा अपर्चर होगा, तो ये जो B पॉइंट है ये अप्रोक्स ये नियर होगा, बहुत ही नियर होगा किसके, P के, ठीक है। तो हम मानेंगे इफ B is very near to P, और P के नियर होगा भी क्योंकि हम लोग स्मॉल अपर्चर लिए हैं, तो ये B बहुत ही P के करीब होगा। ये तो हम मिरर इतना बड़ा बना दिए ना, ये इतना छोटा होगा और इसकी लाइट रेस भी ऐसे बहुत छोटी सी आएगी, ठीक। तो ये B मान के चलिए कि ये P के बहुत ही पास में है, तो जो BF होगा वो PF के इक्वल नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए B P के बहुत पास में है, B ये P के बहुत पास में है, तो जो BF होगा वो PF के इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं BF इज इक्वल टू PF, ठीक। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 इसको आप लेट कर लीजिएगा, तो यहाँ से CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे PF, ठीक। क्योंकि यहाँ BF जो है वो PF के इक्वल, तो हम यहाँ PF रख दिए, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब CF कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, CF ये जो इक्वल हो गया PF के, ठीक। अब इस चीज को आप लोग याद रखिए, CF जो है वो PF के इक्वल है, ठीक। अब आप मान लीजिए PC लिख रहे हैं, तो PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो R होता है, तो P यहां से यहां तक का डिस्टेंस R होता है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस F होता है, ठीक। तो PC जो है वो PF प्लस CF होगा, PF प्लस CF, PC जो है वो PF प्लस CF होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ PF और प्लस, देखिए CF जो है वो PF के इक्वल है, तो यहाँ PF यहाँ फिर पुट कर दिए और PF क्या हो जाएगा 2PF, और यहाँ है PC जो R है, PC क्या है, PC R ही तो है, ये जो PC है R है और ये PF जो है P से लेकर F तक का डिस्टेंस ये F है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 2F, 2 और PF की वैल्यू F। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है फॉर स्मॉल अपर्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी नेक्स्ट वीडियो जल्दी